हाँ जी दोस्तों, ग्रैंड लीग खेलते हैं और ग्रैंड लीग के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पंजाब वर्सेस दिल्ली के बीच में जो आज का मुकाबला होने वाला है। यानी कि बेसिकली ये डे गेम रहने वाला है और दिन के गेम के अंदर कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी हम समझेंगे। साथ ही पिच की कंडीशन कौन से गेंदबाजों को यहाँ पर सपोर्ट करती है या फिर बैटिंग फ्रेंडली विकेट हमें देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे एक बेहतरीन ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करने में। जी हाँ दोस्तों, विकेट का जो कंडीशन रहता है वो हमेशा मायने रखता है क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट के अंदर अगर विकेट का कंडीशन को अगर हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम यानी कि 50% वर्क हो जाता है फैंटेसी कॉम्बिनेशन तैयार करने में, जहाँ पर हमारे पास में एक क्लियरिटी आ जाती है कि कौन से हमें गेंदबाज रखने हैं, कौन से हमें बैट्समैन रखने हैं और कितने का हमें कॉम्बिनेशन रेशो लेके चलना है। यानी कि बैट्समैन ज़्यादा रखने हैं या फिर बॉलर ज़्यादा रखने हैं। ये क्लियरिटी अगर हमें आ जाती है तो हमारा फैंटेसी का कॉम्बिनेशन एक सही डायरेक्शन में बनता है और जहाँ से हमारी रैंक एक अच्छे लेवल पे जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आज का जो मैच रहने वाला है दोस्तों, बेसिकली एक नए मैदान पे खेले जाने वाला है जो कि चंडीगढ़ के अंदर रहने वाला है। और इस मैदान के ऊपर अभी तक देखो पहला आईपीएल मैच होने वाला है, यानी कि इससे पहले कभी भी आईपीएल मैचेस नहीं हुई, इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुई। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं, T20 डोमेस्टिक भी खेले गए हैं, रणजी वाले मैचेस भी खेले गए हैं। तो डोमेस्टिक मैचेस का सर्कल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। उन मैचेस के बेसिस पे हम समझने की ट्राई करेंगे यहाँ पर कैसी कंडीशन रहती है। बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज देने की ट्राई करूँ इस मैदान के बारे में, तो देखो दोस्तों, डे गेम के अंदर आपको मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ। डे गेम के अंदर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस मैदान के ऊपर क्या कंडीशन देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर पहला तो मैं बता दूँ, इस मैदान के ऊपर तेज गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, प्लस बैट्समैन यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंजॉय करते हैं। रिसेंट के कुछ मैचेस को उठा के देखें, यानी कि 10 से 11 मैचेस जो कि लास्ट में रिसेंट में खेले गए, उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर 80 विकेटें निकाली हैं और वहीं बात करूं स्पिनर्स की तो 44 विकेटें निकाली। तो आप सीधा सीधा अंतर समझ सकते हैं कि तेज गेंदबाजों का थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। सेकंड हम बैट्समैन की बात करें, यानी कि बैट्समैन यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, तो देखो एवरेजन यहाँ पर 170 180 रन फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम हमेशा बनाती है। लेकिन जब जब बात आती है दोस्तों डे गेम की, तो पहले इनिंग में जो बैटिंग करने वाली टीम होती है 170 180 रन आराम से बना लेती है। पावर प्ले में भी इतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, ध्यान से समझने की ट्राई करना, जब सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है तो आपको पता है सेकंड इनिंग आपको जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि देखो 4 बजे मैच स्टार्ट होता है और 4 बजे के आसपास मैच स्टार्ट होता है, तो देखो 5:30 बजे के आसपास फर्स्ट इनिंग का एंड होता है, या फिर आप मान सकते हो 5:45 के आसपास। तो 6 या 6:15 के आसपास यहाँ पर आपको सेकंड इनिंग स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है। 6 बजे आप मान के चलो उसके आसपास स्टार्ट होती है। तो देखो अंडर लाइट्स जब जब मैच होता है, स्पेशली देखो इस मैदान की बात बता रहा हूँ जहाँ पर तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलता है, तो अंडर लाइट्स जो गेंदबाजी होती है, स्पेशली पावर प्ले में जो गेंदबाजी करते हैं तेज गेंदबाज, जिनके पास में सीम मोमेंट यानी कि जो गेंद को अच्छे सीम से लैंड कराते हैं, विकेट के ऊपर अच्छे खासे हिट करते हैं, उन गेंदबाजों को यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी मदद ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और वहाँ पर जो पावर प्ले में बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मैदान के रिकॉर्ड की बात करूँ तो देखो स्टार्टिंग के ये जो लास्ट के जितने मैचेज हुए हैं, यहाँ पर मैंने जितना भी डाटा यहाँ पर चेक किया है, तो लास्ट के जितने मैचेज हुए हैं तो पावर प्ले में सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेटें गिरी हैं। जब डे गेम हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में। इस बात को आपको जरूर समझ के चलना है। ठीक है, दोनों ही टीमों की साइड से बात करूँ तो देखो स्विंग गेंदबाज काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। पंजाब की साइड से अर्शदीप रबाडा देखने को मिलेंगे और सैम कुरान देखने को मिलेंगे। 3 ऐसे बेहतरीन गेंदबाज हैं जिन्हें पावर प्ले और डेथ में यूज किया जाएगा। अगर सब्सटीट्यूट की यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर की बात करूँ तो देखो यहाँ से ऋषि धवन का यूज भी किया जा सकता है। क्रिस वोक्स को अगर मौका मिलता है तो ये भी एक बेहतरीन गेंदबाज साबित हो सकते हैं। लेकिन जो विदेशी प्लेयर की बात करूँ तो देखो रबाडा सैम कुरन तो दोनों कंफर्म रहने ही वाले। बाकी बैटिंग सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे जॉनी बेस्टो और लिविंगस्टोन। तो क्रिस वोक्स के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। वहीं बात करूँ देखो अर्शदीप
क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऋषि धवन को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज किया जा सकता है। सेकंड इनिंग में गेंदबाजी अगर ऋषि धवन करते हैं तो पावर प्ले में 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी जरूर करेंगे, क्योंकि इनका जो यूज होता है स्विंग गेंदबाजी के लिए यूज किया जाता है मैक्सिमम। तो ऋषि धवन आपके लिए ग्रैंड लीग में एक डिफरेंशियल चॉइस प्लेयर बन सकते हैं अगर सेकंड इनिंग में अगर पंजाब की गेंदबाजी होती है उस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करूं दिल्ली की साइड से बॉलिंग अटैक की, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो हम गेंदबाजी के एंगल से समझ रहे हैं जहाँ पर हमें थोड़े से यूनिक प्लेयर भी देखने को मिलने वाले। देखो एनरिक नोकिया पेस है, साथ ही कहूँगा थोड़ा सा इनकी गेंद को मूवमेंट भी मिलता है, वो भी एंड मूवमेंट पे, यानी कि लास्ट में हल्का सा एंगल मिलता है, ज़्यादा स्विंग नहीं मिलता है इनको, अपनी जो गति रहती है उससे बीट करते हैं, ठीक है। सेकंड ईशांत शर्मा काफ़ी ज़्यादा गेंद को लहराते हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा गेम नहीं खिलाएंगे इनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही यूज किया जाने वाला है। बाकी आपको देखने को मिलेंगे मुकेश कुमार, जो कि इंटरनेशनल में भी कंटिन्यू खेल रहे थे, न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे थे, और खलील अहमद। तो ये गेंदबाजी आपको देखने को मिलेंगी पावर प्ले में जिनका मैक्सिमम यूज किया जाएगा, वो है देखो मुकेश कुमार और खलील अहमद, ये 2 गेंदबाजों का मैक्सिमम यूज किया जाएगा। बाकी ईशांत शर्मा का, फिर एनरिक नोकिया को भी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है, ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मेनली फोकस देखो मुकेश कुमार और खलील पे रहने वाला, जिनका सीम का कंट्रोल ज़्यादा बढ़िया रहता है। वहीं अगर इस एक्सपीरियंस की बात करूं तो ईशांत शर्मा का ये भी यूज कर सकती है। तो ये तो दोस्तों तेज गेंदबाजी अटैक की बात होगी। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से तैयार करना, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो पंजाब के टॉप ऑर्डर से मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जिसकी तरफ से आपको देखने को मिलेंगे। देखो टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग करने वाले हैं इस बार ओपन करेंगे, देखो शिखर धवन और जोनी बेस्टो को लास्ट सीजन काफ़ी ज़्यादा मिस किया था, जहाँ पर इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे। तो कंटिन्यू एक जो ओपन करने वाले, वन डाउन पे देखो आपको 2 बल्लेबाजों में से एक देखने को मिलेगा, या तो प्रभर सिमरन देखने को मिलेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग करके खेले थे, या फिर अथर्व तायड़े करके देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से किसी एक को मौका मिलने वाला है वन डाउन के ऊपर, ठीक है। बाकी 4 नंबर पे आपको लैम लिविंगस्टोन देखने को मिल जाएंगे, फिर उसके नीचे जितेश शर्मा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉप 3 बैट्समैन की। टॉप 3 बैट्समैन के अंदर हमें 2 ओपन तो ये देखने को मिलेंगे, और नंबर 3 का बैट्समैन इन दोनों में से देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर इनके वीक पॉइंट की बात करूँ किसके किसके की, देखो शिखर धवन की बात करूँ तो शिखर धवन थोड़ा सा तंग होते हैं लेफ्ट आर्म एंगल से, यानी कि जो भी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज आते हैं इनके सामने खतरा रहेगा। देखो खलील अहमद इनको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, इस बात को आपको जरूर नोट करना है। स्पेशली सेकंड इनिंग में अगर पंजाब की बैटिंग आती है तो कहीं ना कहीं शिखर धवन थोड़ा सा ट्रबल में आते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। वहीं देखो बात करूं जोनी बेस्टो, पेस गेंदबाजी के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीट हो सकते हैं एनरिक नोकिया की पेस से, ये थोड़ा सा समझने वाली बात रहने वाली है। इसके अलावा अगर देखो पावर प्ले में अगर ये स्पेशली मैं कहूँगा 2 ओवर भी अगर ठीक से टिक जाते हैं तो नेक्स्ट 3 से 4 ओवर में ये अपना अच्छा खासा स्कोर करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अटैकिंग बैट्समैन है। लेकिन इनका जो वीक पॉइंट मैं हमेशा ही ऑब्जर्व किया हूँ, जब ये इंडिया में खेलते हैं इनको हमेशा दिक्कत होती है लेफ्ट आर्म स्पिनर से, यानी कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं, स्पेशली देखो अक्षर पटेल ने इनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, साथ ही इंटरनेशनल में भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे T20 वगैरह ODI वगैरह होते हैं वहाँ पर भी अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा इन दोनों ही गेंदबाजों ने काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाला है। साथ ही लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज होते हैं, तो देखो दोनों ही वीक पॉइंट इनके सामने रहने वाले हैं। एक है अक्षर पटेल, दूसरे हैं आपको देखने को मिलेंगे कुलदीप यादव। यानी कि देखना ये होगा विकेट के ऊपर स्पिन कितना होता है। देखो अगर एक कॉम्बिनेशन आपको इस तरह से बनाना है कि जोनी बेस्टो के फेवर में अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भाई ध्यान रखना कैप्टन बना देना सामने से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर के साथ जाना। मैं सजेस्ट करूंगा अक्षर पटेल के साथ जाना, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग का एडवांटेज दे देते हैं। यानी कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पर स्पिन को हेल्प नहीं मिलेगी, तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी, लेकिन तेज गेंदबाजी से ये क्या है थोड़ा सा संभल के खेल जाते हैं पावर प्ले में, तो एक बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप जोनी बेस्टो को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी वीक पॉइंट इनका लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी है। अगर विकेट के ऊपर थोड़ा सा भी टर्न मिलता है, यानी कि डे गेम है, और स्पेशली देखो पंजाब का टीम पहले बल्लेबाजी करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमाव देखने को मिल सकता है। दोपहर में धूप की वजह से विकेट के ऊपर थोड़े से क्रैक खुल जाते हैं, तो सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी घुमाव देखने को मिलेगा तो अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव, इन दोनों में से कोई भी एक गेंदबाज इनको फंसा सकता है। इस बात को जरूर नोट करना है। यानी कि जोनी बेस्टो को स्टार्ट अच्छा मिल सकता है, लेकिन एक बड़ी पारी खेलने के लिए इनको संकट का सामना करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जो कि है आपके सामने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपके लिए रख दिया। सेकंड, अभी देखो यहाँ पर जो वन डाउन खेलते हैं प्रभा सिमरन और अथर्व तायडे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग बैट्समैन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अटैक करके खेलते हैं। लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों को जो परेशानी में डालता है वो है दोस्तों स्पीड से आने वाली बाउंसर, यानी कि जब जब इन दोनों ही बल्लेबाजों को तेज़ गति से बाउंसर लगाई जाती है वहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ग्रैंड लीग में आप इनको रोटेट जरूर कर लेना। कौन सी कंडीशन में, जब आप शिखर धवन या फिर जॉनी बेस्टो में से किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, उस कंडीशन में आप प्रभ सिमरन या फिर अथर्व तायडे जो भी खेलता है उसे आप अपनी टीम में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बात करें मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन की, तो पंजाब की साइड से देखो आपको लैम लिविंगस्टोन देखने को मिलेंगे मिडिल ऑर्डर में, जितेश शर्मा देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडियन बैटर में आपको देखो जो देखने को मिल रहे थे पंजाब की साइड से एच सिंह देखने को मिल सकते हैं अगर इनको यूज किया जाता है उस कंडीशन में, या फिर सीधा सीधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऋषि धवन जो कि बैटिंग करने ऊपर आ सकते हैं। तो स्पेशली दो प्लेयर के ऊपर ही मैक्सिमम फोकस रहने वाला है, जो कि एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, साथ ही बैटिंग एबिलिटी भी इनके पास में, यानी कि हिटिंग एबिलिटी भी है, साथ ही जो स्ट्राइक रोटेट करने का क्षमता है दोनों के पास में। स्पेशली जितेश शर्मा एक क्वालिटी प्लेयर है, टीम के वाइस कैप्टन भी है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है। लेकिन इनके सामने जो खतरा रहेगा, स्पेशली देखो जितेश तो काफ़ी अच्छा स्पिन खेलते हैं, तो जितेश एक यूनिक प्लेयर हमारे लिए साबित हो सकते हैं आज के मैच में। ठीक है, किसके बजाय, लिविंगस्टोन की बजाय आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि देखो लिविंगस्टोन एक बॉलिंग का बैकअप जरूर देते हैं, वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, लेकिन जब जब लिविंगस्टोन के सामने स्पिन गेंदबाजी होती है तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो देखो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज इनके सामने रहने वाले हैं, तो जो लिविंगस्टोन है वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम में नज़र आ सकते हैं अगर विकेट के ऊपर थोड़ी सी ड्राइनेस बढ़ती है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, इस बात को आपको जरूर नोट करना है। ठीक है, पिच की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको टीम कॉम्बिनेशन तैयार करने, वह बात आपको जरूर ध्यान में रखनी। वहीं दिल्ली की साइड से बात करूँ तो दिल्ली की साइड से देखो ओपन करने कौन आएंगे, यहाँ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे आपको देखने को मिलेंगे मिचेल मार्श, सेकंड डाउन पे आपको ऋषभ पंत देखने को मिलने वाले। ठीक है, ये आपको टॉप 4 बैट्समैन देखने को मिलेंगे। पावर प्ले में गेंदबाजी का जिम्मेदारी जो रहने वाली है अर्शदीप रबाडा के ऊपर मैक्सिमम रहने वाले। साथ ही देखो सैम करन को भी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल से काफ़ी ज़्यादा स्विंग इनको भी मिलता है। और एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर यूज किया जाए तो ऋषि धवन को भी यूज किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 गेंदबाजों की बात करूँ तो देखो जो कि पावर प्ले में ज़्यादा ओवर की गेंदबाजी करेंगे, अर्शदीप के 2 ओवर मान के चलिए। वहीं देखो ऋषि धवन अगर यूज किए जाते 2 ओवर इनके भी मान के चलिए। ठीक है, बाकी सैम करन और रबाडा का 1-1 ओवर की गेंदबाजी करवाई जा सकती है। वहीं बात करूं देखो जो ये बैटर की बात करूं, डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ जो कि ओपन करने आएंगे। देखो डेविड वार्नर काफ़ी ज़्यादा अटैक करके खेलते हैं, इनके सामने किसी भी गेंदबाज को लगाया जाए, रबाडा हो, पेस से काफ़ी ज़्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड वार्नर काफ़ी अच्छा खेलते हैं इनको। अर्शदीप की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म एंगल को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से खेलते हैं। वहीं बात करूँ सैम करन की, तो सैम करन के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर एक पॉजिटिव वे में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं आज के मैच में। लेकिन डेविड वार्नर को जब जब इनके सामने ऑफ स्पिनर लगाया जाता है, यानी कि ऑफ स्पिनर को गेंदबाजी करवाई जाती है इनके सामने, तब तब इनको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पंजाब की टीम में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर कोई ऑफ स्पिनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो पार्ट टाइमर की बात करूं तो देखो लिविंगस्टोन देखने को मिलेंगे, सिकंदर रजा देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी कोई एक ही खेलने वाला है, तो लिविंगस्टोन को आप मान के चलिए ये गेंदबाजी करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर और एक मैन स्पिनर में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, तो डेविड वार्नर इनको ईजिली खेल सकते हैं। इस बात को जरूर नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो राहुल चार आएंगे, तो राहुल चार काफ़ी ज़्यादा नीचे आएंगे, तब तक अगर डेविड वार्नर सेट हो जाते हैं तो एक बड़ी इनिंग खेल के दे सकते हैं। तो डेविड वार्नर हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बनने वाले, क्योंकि ये तेज़ गेंदबाजी के अगेंस्ट रबाडा भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, साथ ही अर्शदीप के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा खेलें, सैम करन के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा खेलें। लेकिन देखो एक बात आप जरूर नोट करना, आप कौन सी कंडीशन में इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर दिल्ली का टीम सेकंड बैटिंग करता है उस कंडीशन में आप डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ जैसे जो धमाकेदार बल्लेबाज हैं, यानी कि जो आते ही अटैक करना चालू करते हैं, ऐसे बल्लेबाजों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में अंडर लाइट से थोड़ा सा स्विंग ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर अर्शदीप हुए या फिर रबाडा जो कि पेस के साथ में इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं डेविड वार्नर को भी। तो इन प्लेयर को आप पिक कर सकते हो, यानी कि गेंदबाजों
को आप पिक कर सकते हो और डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ जैसे जो अटैकिंग बैट्समैन है इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ जो मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वहीं बात करूँ, देखो मिचेल मार्श है, वन डाउन खेलने आएंगे, इनको हमेशा ही दिक्कत होती है जो स्विंग गेंदबाजी होती है उसके सामने। देखो जब जब आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा, जब जब मिचेल मार्श को फ्लैट विकेटें मिलती हैं वो बड़ा स्कोर करते हैं, और जब जब जहाँ जहाँ पर इनको थोड़ा सा हल्का सा स्विंग होता है गेंदबाजी, वहाँ पर ये काफ़ी बार फंस जाते हैं बिहाइंड द विकेट, काफ़ी बार आउट हो जाते हैं, यानी कि कैच आउट हो जाते हैं, कीपर के हाथ में या फिर स्लिप के हाथ में इनका कैच चला जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि मिचेल मार्श देखो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, क्रीज के ऊपर यहाँ पर खेल रहे हैं, यानी कि इनका जो स्टांस रहता है तो ये अपना जो फ्रंट फुट रहता है इसको ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालते, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शॉट्स होते हैं वो खड़े खड़े लगाना पसंद करते हैं, यानी कि जो चाहे बैक फुट से खेल रहे हो तो खड़े खड़े पुल मारते हैं, चाहे फ्रंट फुट का बॉल हो तो भी खड़े खड़े मारते हैं, यानी कि ज़्यादा अपने बॉडी को आगे की तरफ मूव नहीं करते। तो इस वजह से काफ़ी बार जो बाहर की गेंद होती है उनके ऊपर ये बैट का कोना लगा देते हैं, सामने कीपर के पास में आउट हो जाते हैं या फिर स्लिप में आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सेकंड इनिंग में स्पेशली मैं कहूँगा जहाँ पर अंडरलाइट थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, उस कंडीशन में आप मिचेल मार्श को मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि दिल्ली की साइड से अगर आप देखोगे ना 5th या 6th बॉलिंग के ऑप्शन में इनको यूज किया जाएगा, जहाँ पर 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है। 2 विकेटें भी निकाल गए तो भाई 50 से 60 पॉइंट हो जाएंगे, जहाँ पर ओवर के कैचिंग के काफ़ी पॉइंट मिल सकते हैं। तो उस वजह से एक ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ने बना के इनको इस तरह से आप ट्राई आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो ऋषभ पंत आफ्टर इंजरी आ रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस देंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत को सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। तो ऋषभ पंत की जगह आप जितेश को ट्राई कर सकते हो, वो एक यूनिक प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ में कंटिन्यू खेल रहे थे, एक कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ भाई का, और एक अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है। और ऋषभ पंत की बजाय आप दूसरे प्लेयर के साथ में जा सकते हो, क्योंकि देखो इंजरी के बाद में आ रहे हैं डायरेक्ट, जहाँ पर इनको इतने ज़्यादा मैचेस नहीं मिले, तो क्या पता देखो पहला ही मैच है, फ्लॉप भी जा सकते हैं, और फ्लॉप नहीं जाते तो 10-12 रन का स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वैसा माइंडसेट नहीं दिखेगा। ये चाहेंगे सेट होने की ट्राई करेंगे, या फिर कैसा खेलते हैं वो पहले मैच में पता नहीं चलेगा। तो कुछ टीम कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो ऋषभ पंत को, जहाँ पर इनका सिलेक्शन परसेंटेज 60 से 70 के आसपास देखने को मिलेगा। और वहीं जितेश शर्मा को अगर हम ट्राई करते हैं तो जितेश शर्मा एक यूनिक प्लेयर हमारे लिए साबित हो सकते हैं। और ड्रीम इलेवन में जहाँ पर लाखों का कॉम्पिटिशन दोस्तों हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ हमें ऐसी ही चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं जहाँ पर हमारा कॉम्पिटिटर को हमें बीट कर सके, यानी कि सामने वाला 70% का प्लेयर लेके आ रहा है, यानी कि सिलेक्शन वाला प्लेयर लेके आ रहा है, उसका जो प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा और हमारा 20% या 30% वाला प्लेयर अगर चल जाएगा तो हमारा जो डिफरेंस रहेगा सामने वाले से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं कहूँगा 3 से 4 प्लेयर अपनी फैंटेसी टीम में ऐसे ज़रूर शामिल करें जब आप मेगा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन ज्वाइन कर रहे हो या फिर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो उसके अंदर ऐसे प्लेयर ज़रूर शामिल करें जो थोड़े से हटके रहें, जिनका सिलेक्शन परसेंट 20% हो, 10% हो, 30% हो, इसके आसपास में रहे। साथ ही वो प्लेयर ऐसे हों जो फैंटेसी वैल्यू काफ़ी अच्छी ऐड करते हैं, यानी कि उनको अगर बल्लेबाज है तो उनको बल्लेबाजी का प्रॉपर मौका मिल रहा है, गेंदबाज है तो उसको प्रॉपर गेंदबाजी का ओवर्स मिल रहे हैं, यानी कि कंप्लीट उसको ओवर्स मिल रहे हैं। साथ ही अगर ऑलराउंडर है तो 2 ओवर तो उसको गेंदबाजी मिल रही है मिनिमम करके। साथ ही बल्लेबाजी भी देखो तो 4 से 5 नंबर तक या 6 नंबर तक बल्लेबाजी मिल रही है। तो ऐसे ऑलराउंडर्स को आप ट्राई कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में, साथ ही उनको सीवीसी का भी कॉम्पिटिटर में भी उतार सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन एडजस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 2 कॉम्बिनेशन आपके लिए बना के रखे हैं। कंडीशन दोस्तों मैंने सेम रखा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम वो पहले बल्लेबाजी कर रही है, यानी कि वो कंडीशन के आधार पे मैंने दोनों कॉम्बिनेशन सेट किया है, यानी कि पंजाब की टीम है वो पहले गेंदबाजी करेगी और दिल्ली की टीम है वो पहले बैटिंग करने वाली है। उस कंडीशन के आधार पर मैंने कॉम्बिनेशन बनाए। पहले कॉम्बिनेशन की बात करूँ जहाँ पर मैंने सैम करन को कैप्टन बनाया है, क्योंकि बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, यानी कि बॉलिंग में पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो 4 ओवर का कोटा कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही 2 से ओवर आपको 1 से 2 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी डेथ में भी मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं विकेटें चटकाने के चांसेस बढ़ेंगे। साथ ही बल्लेबाजी भी देखोगे तो 5 नंबर या फिर 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने भी आ जाएंगे। तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर का पैकेज बनते हैं इस मैच के अंदर। साथ ही मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन का जिम्मेदारी दिया है कि 1 डाउन खेलेंगे या फिर 2nd डाउन खेलेंगे तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। साथ ही 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, तो वाइस कैप्टन का भी एक प्रबल दावेदार मिचेल मार्श बन सकते हैं। आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं सैम करन के साथ में थोड़ा सा यूनिक जाना
पसंद कर रहा हूँ। वहीं पर देखोगे तो मैं जितेश के साथ में गया हूँ। आप रिस्की, अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक जाने के लिए। बाकी यहाँ पर देखो लैम लिविंगस्टन का भी एक अच्छा खासा ऑप्शन रहता है, आप इसकी जगह ट्राई कर सकते हो। शिखर धवन की जगह लिविंगस्टन को लेके आ सकते हो, थोड़ा सा रिस्की बनेगा। डेविड वार्नर के बजाय आप किसके साथ जा सकते हो, ट्रिस्टन स्टेप्स जिसको मौका मिलने वाला है उसके साथ में भी जा सकते हो, या फिर जो आपके साथ पृथ्वी शॉ है उनके साथ में भी जा सकते हो। लेकिन डेविड वार्नर को मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। सेकंड यहाँ पर बात करूँ डिफरेंशियल प्लेयर की, तो देखो खलील अहमद के साथ में जा रहा हूँ। खलील अहमद, जहाँ पर साथ ही एनरिक नोकिया, इन दोनों का ही सिलेक्शन थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो टीम सेकंड में गेंदबाजी करेंगी यानी कि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी, उसके जो पेसर्स रहेंगे उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अंडर लाइट्स गेंदबाजी करने में। तो इसीलिए मैंने खलील अहमद को बैक किया है, क्योंकि पावर प्ले में न्यू बॉल से गेंदबाजी करने वाले खलील अहमद नहीं खेलते, तो इनकी जगह जो भी पेसर खेलेगा, मुकेश खेले, ईशांत शर्मा खेले, उसको मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बजाय आप देखोगे, इसके अलावा देखो आप कगिसो रबाडा को लेके आया हूँ, जो कि डेथ में 2 ओवर की गेंदबाजी देने ही वाले हैं। अर्शदीप को लेके आया हूँ, जो कि पावर प्ले में 2 ओवर की गेंदबाजी साथ ही डेथ ओवर में भी नजर आने वाले। इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप एक आध प्लेयर क्या ट्राई कर सकते हो, रबाडा या फिर अर्शदीप। ये हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है, आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप हर्षल पटेल को रोटेट कर सकते हो, जो कि एक यूनिक प्लेयर बन सकते हैं। अगर हर्षल पटेल, रबाडा अगर 1 विकेट लेता है फॉर एग्जांपल के लिए, और हर्षल पटेल 3 विकेट ले लेता है, तो कहीं ना कहीं हर्षल पटेल ड्रीम टीम में आने वाले हैं और रबाडा ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे उस कंडीशन में। तो हर्षल पटेल थोड़े से यूनिक बन सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को रोटेट कर सकते हो। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि इनका जो बैटिंग एबिलिटी है वो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो कहीं ना कहीं एज ए ऑलराउंडर के नज़रिए से देख रहा हूँ, अगर बॉलिंग में विकेटें नहीं मिलती तो बैटिंग में ये 30 से 40 रन आराम से स्कोर करके दे सकते हैं। साथ ही फील्डिंग भी काफ़ी अच्छा करते हैं। तो इसी वजह से मैंने अक्षर पटेल को यहाँ पर बैक किया है। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ, कंडीशन सेम रहने वाला है, लेकिन आप चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ट्राई करोगे तो आपको थोड़े से यूनिक प्लेयर और भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो शिखर धवन को मैंने ड्रॉप किया है, जो कि हाईली सिलेक्टेड प्लेयर थे, 70 से 80% के आसपास का उनका सिलेक्शन देखने को था। वहीं मैंने लिविंग लिविंगस्टन के साथ में गया हूँ, जहाँ पर इनका सिलेक्शन भी डाउन है, साथ ही एक यूनिकनेस लेके आते हैं। इसके अलावा जितेश शर्मा को कंटिन्यू बैक किया है। ऋषभ पंत की बजाय मैं टी स्टल्स के साथ में गया हूँ, जो कि डोमेस्टिक तो नहीं कहूँगा, जो कि आप साउथ अफ्रीका का IPL हुआ था उसके अंदर भी खेले थे। साथ ही कंटिन्यू मैचेस खेल रहे हैं, कंटिन्यू लीग्स खेल रहे हैं, तो कंटिन्यू बने हुए हैं टीम के साथ में। तो इस वजह से एक फॉर्म वाले प्लेयर नज़र आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बैक किया है। साथ ही यहाँ पर जो विकेट है वो थोड़ा सा तेज़ गेंदबाजी को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हार्ड रहेगा। और ट्रिस्टन स्टेप्स जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो तेज़ गेंदबाजी इनको खेलना पसंद है, जहाँ पर गेंद कम घूमती है वहाँ पर इनका बल्ला चल सकता है। तो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी खासी भूमिका निभा सकते हैं। 5 नंबर पे 6 नंबर पे इनको मौका मिलता है, तो एक अच्छे खासे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, ठीक है। डेविड वार्नर को कंटिन्यू बैक किया है, दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो इस वजह से मैंने मिचेल मार्श पे थोड़ा सा कैप्टेंसी का भरोसा दिखा दिया, क्या पता एक बड़ी नोक खेल जाएं। उस आधार पे कॉम्बिनेशन को मैंने रेडी किया, ठीक है। फिर वहीं सैम कुरन को फिर से मैं एज ए वॉइस कैप्टन के तौर पे रख रहा हूँ कि 2 विकेटें निकाल दें, डेथ ओवर्स में निकाल दें या फिर स्टार्टिंग में निकाल दें। और साथ ही जहाँ पर सेकंड इनिंग में पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलती है सेकंड बॉलिंग में, तो खलील अहमद और नोकिया अगर टॉप ऑर्डर को आउट करते हैं तो सैम करन को बैटिंग करने का चांस भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। तो उसी के आधार पर कॉम्बिनेशन को एडजस्ट किया है। जहाँ पर फिर आप देखोगे बॉलिंग में तो सेम रबाडा और अर्शदीप के साथ में गया हूँ। वहीं मैं आपको फिर से कहूँगा आप हर्षल पटेल को या फिर राहुल चार को भी रोटेट कर सकते हो, वो भी एक बेहतरीन चॉइस आपके लिए बन सकते हैं। आई होप आपको दोनों ही कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर भाई समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही मैं कहूँगा टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि फाइनल अपडेट जो हमारा रहता है टीम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, चाहे स्मॉल लीग का हो या फिर ग्रैंड लीग का हो या फिर पिच से रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आती है, करंट न्यूज़ आती है, तो उसके टाइम पे वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, फ्री टेलीग्राम है। साथ ही यूट्यूब चैनल को हमारे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करने ला, क्योंकि यहाँ पर डे बाय डे आपको थोड़ा कॉन्टेस्ट जो भी कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही आपका नॉलेज है वो बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बेस्ट जो कि लॉजिक रहेगा, यानी कि लॉजिक बेस्ड आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, रेदर देन आप यहाँ पर जो रिकॉर्ड वगैरह है वो यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग में इतने ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप स्मॉल लीग में आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल सकता है कि मैंने सेफ कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन
फिर भी मैं कहूँगा आपको जो लॉजिक हेल्प करेगा वो कभी भी आपको रिकॉर्ड्स हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड्स हैं वो पास्ट की परफॉर्मेंस है। अभी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर को आपको लॉजिक से समझना पड़ेगा, कंडीशन से समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप लॉजिक्स को समझें, कंडीशन को समझें, जो कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियोज़ में समझाने वाला हूँ। ठीक है भाई।